नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। कैसा रहा झरिया में चुनाव का माहौल? यानी कि कल चुनाव हुआ है 21 नवंबर 2024 को, बुधवार के दिन। और कौन जीतेंगे इस बार झरिया से या जीतेंगे? क्योंकि जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनमें जो मुख्यतः देखा जाए तो रागिनी जी और पूर्णिमा जी, इन दोनों को माना जाता है कि मुख्य प्रतिद्वंदी यही दोनों हैं। तो ये पाथरडी में जहाँ पर मैंने वोट दिए, तो यहाँ का माहौल जो कि मेरे आंखों देखा था, यहाँ मैंने जितने भी जगह पर 5-6 जगह पर चुनाव हुए थे, जगहों पर दिन भर मैं फुर्सत में ही था, सब जगह मैं जाकर देख रहा था। मेरा जो वोटिंग हुआ है ये परगाबाद तालाब के पास हुआ था, तो मैं वहाँ जाकर के अपना वोट सुबह 9 बजे के आसपास मैंने अपना वोट दे दिए। उसके बाद मैं वहाँ का चुनावी माहौल को देखता रहा। फिर आसपास में जितना भी जगह है, लोको बिहार था, चासनाला था, इन सब जगहों पर मैं जाकर देखता था, लोगों के इमोशन को समझने की कोशिश करता था। किस तरह से झरिया में चुनाव हुआ, तो आज 20 तारीख को ये बात सही है कि शांति के माहौल के साथ ही चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि उतना शांति भी मुझे शांति दिखी है, मुझे कहीं अशांति नहीं दिखी है। जो भी था आदमी के अंदर अंदर चलता हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैं जहाँ कहीं भी गया, इन 5-6 जगहों पर मैं था। परगाबाद में था, लोकोबिया रेलवे हॉस्पिटल के पास था, ताशनाला में था, फिर एक रेलवे स्कूल था उसमें। इन सब जगहों पर जा कर के मैं लगभग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं लोगों के हाव भाव को, विचारों को पढ़ता रहा। मैं देखता रहा कि लोग किन के साथ खड़े हैं, रागिनी जी के साथ खड़े हैं या पूर्णिमा जी के साथ खड़े हैं। क्योंकि कुछ लोग सेंटर को देख कर चलते हैं, केंद्र को देख कर चलते हैं। अगर किसी के मन में केंद्र है, दिल्ली सरकार बैठी हुई है, तो वो भाजपा को दिल्ली से देखते हैं, वो फिर कांग्रेस को दिल्ली से देखते हैं, फिर उनकी नज़र झरिया में नहीं होकर के वहाँ केंद्र में बैठे हुए लोगों से होती है। जो भाजपा विचार वाले होंगे उनके नज़र में मोदी जी होंगे, जो कांग्रेस विचार वाले होंगे उनके नज़र में सोनिया जी और राहुल जी होंगे। तो जो लोग केंद्र को देख करके वोट देते हैं वो उनकी मर्जी, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का स्वतंत्रता और अधिकार दोनों है, कर्तव्य और अधिकार दोनों है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हर व्यक्ति को इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और ये उनका अधिकार भी है कि वो जिसे चाहे अपना वोट दे सकते हैं। बिल्कुल एक एक नागरिक का ये अधिकार है कि जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे वोट दिए होंगे जिनका नज़र केंद्र पर होता है कि अगर वहाँ भाजपा में मोदी जी हैं तो फिर यहाँ से कोई भी रहेगा, हम उनका साथ दे देंगे। या फिर कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि अगर केंद्र में राहुल जी और सोनिया जी को बैठाना है तो फिर यहाँ पर कोई भी हो वोट दे देंगे। दूसरे विचारधारा के लोग होते हैं जो झरिया में किनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से चलते हैं। मुख्यतः यहाँ पर दो ही की मैं बात लेकर चलूँगा, रागिनी जी का और पूर्णिमा जी का, कि इनमें से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इन दोनों में कहते हैं ना, वो कांटे का टक्कर वाली बात है। अधिकांश लोग या तो पूर्णिमा जी का साथ दे देंगे या रागिनी जी का साथ दे देंगे। ये लोग जो होते हैं, अधिकांश लोग जो होते हैं वो काम देख कर देते हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको आगे भी साथ देते रहते हैं, या फिर जिनसे उन्हें अच्छे काम की आशा है, अपेक्षा है, उनका साथ देते हैं। झरिया को मेन समस्या मुझे जो दिखाई पड़ती है झरिया में, वो है पानी की समस्या। अगर झरिया में पानी की समस्या पूरी हो जाए या पूरी कर दी जाए तो लोग इस बात को लेकर चलते हैं कि भाई हमारे जल की समस्या को कोई दूर करे। दूसरी बात, झरिया में जो बात आती है कि झरिया को फिर से बसाना, झरिया में ही या कहीं और, ये दूसरा मुद्दा है। क्योंकि झरिया आप सभी जानते हैं कि वो कोल वाला एरिया है। और जो तीसरी बात लोग कहते हैं नाली की व्यवस्था, कि अगर पूरे झरिया में नाली अगर ढके हुए न हो और साफ़ सुथरे न हो तो फिर आपका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है? ज़रा सोचिए, एक सुंदर शानदार घर हो और बगल में खुला नाला बहता हो, वो पूरे उसके सुंदरता को खत्म कर देता है। तो ये जो तीसरी बात है वो है नाले की व्यवस्था, जो कि हम लोग इतिहास किताबें पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के समय से ही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखा गया कि बड़े बड़े नाले थे और ढके हुए नाले थे। तो नाले की जो ज़रूरत है वो यही है कि पूरे झरिया में जो भी नाले की व्यवस्था हो या नाली की व्यवस्था हो, साफ़ सुथरी उसके सफाई का व्यवस्था हो और ढका हुआ हो। क्योंकि सोचिए, कोई आदमी झोपड़ी में रहता हो और उसके दरवाजे पर से नाली बहती हो। ऐसे ज़िंदगी मैंने बहुत देखा है, बचपन से अभी तक मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं। मुंबई में भी जब मैं मला चाल में था, वाडाला में था, और जब मैं झरिया स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ से आते आते मैं देखता लोग की झोपड़ी है और सामने से नाली बह रही है। तो इन बातों को लेकर के
लोगों की जो भी आशाएं हैं, हमारे जो भी नेतृत्व करेंगे झरिया का, अब ये इसका रिजल्ट शायद कल परसों कहीं भी जब भी आने वाला होगा तो पता चलेगा कि झरिया का सत्ता किनके हाथ में जा रहा है। और हम सब इसके अलावा एक बात और देखेंगे इस समय, जो आज की जो विशेष खबर है वो यही है कि बाबा बागेश्वर 21 नवंबर से हिंदू सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा पर निकल गए हैं। आज सुबह उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, 8-9 बजे के आसपास से वो लोग निकल गए हैं, जिसमें उनके साथ हजारों लोग निकल पड़े हैं। मैं सारा दिन लाइव उनको देखता रहा, शाम को 7 बजे तक तो वो लोग चलते रहे हैं, और 7 बजे के बाद अभी उन लोगों ने कहीं ठहराव अपना विश्राम किया। ये एक दूसरी खबर है, दूसरे एंगल की मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में पहली बार इस तरह का कोई एक समूह निकला है, जन समूह निकला है, जो अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की एकता के लिए एक प्रयास है। शायद मैंने इससे पहले इस तरह के कोई समूह को, जन समूह को नहीं देखा है। और इसके साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर का जो उद्देश्य है वो यही है कि हिंदुओं में जात पात का भेदभाव खत्म हो जाए। कोई भी अपने आप को बड़ा, दूसरे को छोटा, या अपने आप को छोटा दूसरे को बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। आदमी की योग्यता ही काफ़ी है। आप अपने आप में जैसे हैं ठीक है। जैसे ओशो ने हमें सिखाया है, कंपैरिजन से दुख होता है। क्या तुलना करना, हम हैं, आप हैं। हो सकता है हमको टाइपिंग आती है, आपको घुड़सवारी आती है, हमको बाइक चलाने आता है, आपको तैरने आता है, किसी को खाना बनाने आता है, किसी को कुर्सी बनाने आता है। हर व्यक्ति का अपना अपना गुण है, इसलिए कंपेयर कोई सवाल ही नहीं है। तो बाबा बागेश्वर के 9 दिन की यात्रा का पहला दिन है, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा बागेश्वर जो निकले हैं पूरे हिंदू, सनातनी हिंदुओं में जात पात की भावनाओं को खत्म करने के लिए, मेरी शुभकामना है कि ऐसा ही हो, तथास्तु। मैं भी इस बात को चाहता हूँ कि हिंदुओं में जितने भी जाति है, वर्ण है, इन सब का भेदभाव मिटे, आप अपने अपने गुण में जिए। दूसरी तरफ मैं एक और खबर देख रहा था भिलाई में, जिसमें कि वहाँ एक लड़की 20-22 साल की रही होगी, है 2 दिन पहले उसने प्रेम विवाह किया था, और उस लड़की के माता पिता उस लड़की के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे थे। एक तरह से गालियाँ दे रही थी लड़की की माँ, सास नहीं, माँ। जो लड़की है उसकी माँ उसको गालियाँ देते हुए पूछती थी, गंदे गंदे सवाल पूछ रही थी, और थोड़ा पावरफुल लोग थे ये लोग। तो मैं देख रहा था, मुझे लगा था कि एक बात तो जरूर कहेंगे कि एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं कि माता पिता बच्चों का भला चाहते हैं, पर ये कौन सा भला चाहना हुआ जो कि आप सरेआम पुलिस स्टेशन में या सब जगह पर बेटी को इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। और दूसरी बात कि कानूनन 18 साल से ऊपर की कोई भी लड़की, अगर उसका जो लड़का है वो भी, उसका होने वाला वर वो भी अगर 21 साल या उससे ऊपर है, तो उन्हें विवाह करने का पूर्ण अधिकार है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा था कि देश में संविधान और धर्म दोनों की रक्षा एक साथ हो सके तो बहुत अच्छा। और इस बात का संबंध सीधा सीधा झरिया से भी है। झरिया में भी, क्योंकि यहाँ भी वही बात है, आदमी खासकर ये झरिया भी भारत का एक बहुत बड़ा अंश है, शायद इतना प्रसिद्ध है कि विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं कि विश्व के दूसरे देशों में भी धनबाद का नाम हो या न हो, झरिया का नाम जरूर है कोल्स के लिए, कोयले के लिए। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि जो कल जो चुनाव का माहौल था, मुझे लग रहा कि घर में तो कोई बैठा ही नहीं था, सभी लोग घर के बाहर, जहाँ मैं बूथ पर देख रहा था, जहाँ चुनाव वोट दिए जा रहे थे, लंबी लाइन लगी हुई थी। और ये लाइन तो 12 बजे 2 बजे तक कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो लोग वोट दे रहे थे, निकल रहे थे, उसके बाद देखने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा, हज़ारों में थी। तो मैं तो सिर्फ पाथर टीका देख पाया, लेकिन जो झरिया की अगर बात की जाए तो झरिया में जहाँ भी, मुझे लग रहा है कम से कम 100-200 जगह से ज़्यादा ही वोट हुआ होगा। लोग किनके साथ खड़े हैं, किनका साथ देंगे, और जो कोई भी हमारे भावी नेता या नेत्री होंगे, उनसे मैं यही आशा कर सकता हूँ कि काम इतना अच्छा करें कि लोग बार बार आपको ही चुने। ये मेरा अलग से एक हिंट्स है सभी नेताओं को, नेता या नेत्री जो भी कह लीजिए। आपको जब भी मौका मिले 5 साल तक, ऐसा काम करें कि लोग आपको बार बार चुने। और जो दूसरी तरफ कोई नया प्रत्याशी है, उसे लोगों को ये भरोसा देना होगा कि हम आपके लिए काम करेंगे। देखिए, नेता अपने आप में है तो जनता से बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जनता आमतौर पर छोटे मोटे लोग होते हैं। छोटे मोटे मतलब कि कम
उनकी शक्ति है, पैसे कम है, नौकरी है वगैरह वगैरह। लेकिन जो नेता होते हैं सभी जानते हैं कि वो लोग पैसे से, कामयाबी से, सक्सेस से, पॉपुलैरिटी से बड़े लोग होते हैं। लेकिन भारत का संविधान या दुनिया का संविधान एक काम बहुत अच्छा कर दिया डेमोक्रेसी ने, कि जनता के हाथों में शक्ति दे दी। नेता के हाथ में बहुत शक्ति होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति जनता के हाथ में होती है, और हाथ में भी नहीं, उसकी एक उंगली में होती है। हमारा जो ये एक उंगली है, ये झरिया का भविष्य तय कर सकता है। हमारा जो एक उंगली है, ये धनबाद में जब MP वाला चुनाव होता है उसका फैसला कर सकता है। तो आज भी नेताओं की शक्ति जनता की उंगली में है। मैं जो भी आशा करूँगा, झरिया में जो भी चुनकर आएँ, झरिया का विकास करें। और मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।